चली जाएगी। और जैसे ही पेपर का 5 दिन बचेगा, सौरमंडल ये आगे बढ़ो, उसी में से मिल जाएगा पेपर में। ठीक, चलें, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो, ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सुनो, सोन नदी के नीचे जहाँ नोट डाले हो, क्या लिखा? उल्टी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, भारत की। ठीक, अगर पूछे विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर पानी गिराती है, नील नदी। लिख लो, नील नदी। इसी के नीचे नोट डाल के लिखो नील नदी। नील नदी बहुत फेमस है। और लिख लेना, विश्व की सबसे लंबी नदी। एक और क्वेश्चन बनता है, पूछेगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कॉन्टिनेंट्स पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कहाँ नदी बड़ी है, कहाँ पर्वत बड़ी है, कहाँ पर चोटी बड़ी है, कहाँ पर कौन सी जलधारा बहती है, कहाँ कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, सब पढ़ाऊँगा मैं। एक वर्ल्ड मैप बढ़िया से ड्रा करेंगे, उसी में नदी, उसी में पर्वत, उसी में झील, उसी में खाड़ी, और वो भी वो जो पेपर में पूछी जाएगी। पूरा नहीं पढ़ना है विस्तार से कि मार घंटों भर पढ़ रहे हैं, 2 घंटे की पढ़ाई में पूरा कवर। ठीक, चलिए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। लिख लो नीचे, अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ बहती है? अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक, दक्षिण अमेरिका में बहती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। या फिर ऐसे भी लिख लो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। पूछेगा आयतन के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नदी? अमेजन। क्षेत्रफल बड़ा, आयतन बड़ा, आकार बड़ा, ग्रहण क्षेत्र बड़ा, सब कुछ बड़ा, किसका बड़ा? अमेजन का। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आपको? ठीक, और एक नदी रेलगाड़ी की तरीके से, उसका नाम है टंगानाइका। अभी नहीं पढ़ाऊँगा, जब महाद्वीप पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ठीक है, एक नदी है, वो कहते हैं रेलगाड़ी की तरह है, वो बिल्कुल पतले पतले डिब्बे जितने रेलगाड़ी के होते हैं, उसी की तरीके से बहुत लंबी नदी है। ठीक है, हाँ, उसी की बात आती है। बहुत बढ़िया नदी है, लेकिन वो हम लोगों के उपयोगी है नहीं। PCS VCS में पूछी जाती है, हम लोगों के यहाँ पूछी नहीं जाएगी, लेकिन जानकारी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, आपका जागरण हो जाए थोड़ा सा तो बता देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? माही नदी क्यों फेमस है? उल्टा पानी गिराती है। और अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछ लेता है, अगर आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? देख लो भैया, नील नदी तो देखे नहीं होगे, तो थोड़ा सा देख लो आज। देखो भैया, ध्यान देना थोड़ा सा। ये है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ाना रहता है। ध्यान देना, ध्यान देना। ये 5 महासागर हैं, ये 5 महासागर हैं कि नहीं है? ठीक है, इन्हीं के बीच में खेत है, समझो। खेत में पानी लगाया गया था, कहीं कहीं मिट्टी ऊंची थी, जहाँ जहाँ ये उभरा है सब मिट्टी है, बाकी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। समझ गया? ये हो गई वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसी में एक मिट्टी के टीले पे हम लोग रहते हैं, और एक मिट्टी के टीले पर जो बाइडन रहते हैं, एक मिट्टी के टीले पर पुतिन रहते हैं, एक मिट्टी के टीले पर किम जोंग रहते हैं, एक मिट्टी के टीले पर सब कोई रहते हैं। ठीक है, उनकी सत्ता रहती है, उनके लोग रहते हैं। अब इसी में क्या होता है कि ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में भी एक नदी है, यहाँ पर इजिप्ट के पास नदी है, और ये नदी सीधा ऊपर जाती है, सीधा ऊपर। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्या है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये सीधा ऊपर जाती है, और ऊपर है यहाँ पर भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में जाकर अपना पानी गिरा देती है। तो अक्सर पूछता है, नील नदी अपना पानी कहाँ गिराती है? भूमध्य। अरे सीधी सी बात है, सलमान खान अभी आए और किसी सोफे पे बैठ जाए तो जरूर पूछा जाएगा किस सोफे पे बैठे थे? उस वाले पे। तो इतने का मिलेगा 10 करोड़ का, काम खत्म। हम बैठ जाए तो कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है ना? तो जो महत्वपूर्ण होता है, अगर वो कोई महत्वपूर्ण काम करता है तो वो फेमस हो जाता है। समझ गए? उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भारत है, और भारत में भी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? अमरकंटक है, और अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और स्ट्रेट ऊपर जाती है, स्ट्रेट ऊपर। और कहाँ जाती है? यहाँ कोई भूमध्य सागर तो है नहीं भैया, तो यहाँ मिल जाता है गंगा नदी, भेटा जाती है गंगा नदी से, और गंगा नदी में अपना पानी गिरा देती हैं। तो एक सहायक नदी के तौर पर ये भी फेमस हो जाती हैं, सोन नदी, गंगा की सहायक नदी। समझ गए बात को? एकदम कोई दिक्कत तो नहीं? मिटा दे, नहीं मिटा नहीं तो फिर पता चला दोबारा समझाने में दिक्कत होगी। कुछ समझ में आ रही है इतनी देर से जो पढ़ा रहे हैं कि बस खाली झेल रहे हो ज़बरदस्ती? कुछ पल्ले पड़ रहा है? याद होता चल रहा है? चलो, नहीं याद हो रहा है तो ऊपर नौकरी लिखा है, देख लेना, याद होने लगेगा। ठीक, अब ये बंद भी नहीं होगा। चलिए, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई।
तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा? अमेजन नदी का। जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका? अमेजन नदी का। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत में जो वह नदी जो उल्टा पानी गिराती है, वो नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर जल ग्रहण गिराती है। अब सुनो इनका कारण क्या है। कारण यह है भैया, जब ये जो ध्यान देना, ये जितना पृथ्वी स्थलखंड आपने देखा था ना, ये जितना जैसे भारत है, इधर अफ्रीका है, इधर अमेरिका है, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, इतना सुना था ना आपने। ये सब एक वैज्ञानिक ने बताया था, ये सब कुछ एक प्लेट पर है और ये प्लेट समुद्र के नीचे भी जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी थी, पानी लगाया हमने, तो क्या जहाँ पानी भर गया तो क्या उसके नीचे ज़मीन नहीं है? उसके नीचे भी ज़मीन है, बस वहाँ पे गड्ढा था तो उसके ऊपर पानी जम गया। जो पानी जम गया उसको महासागर कह दिया। तो क्या महासागर के अंदर वो स्थलखंड नहीं है जो उठा हुआ ऊपर है? वो नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है। तो कहते हैं जो नीचे प्लेट होती है ये खिसकती हैं, ये खिसकती हैं। इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, भूगोल का एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसको वैगनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वैगनर महोदय ने। जैसे ब्रह्मांड अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि पूरा ब्रह्मांड में टूटने से छोटे छोटे तारे बने और बिग बैंग थ्योरी के नाम से फेमस हो गया, जिसको जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। वैसे ही इस यहाँ पर बताया कि ये सब पहले स्थलखंड एक था, बाद में इसमें कहीं कहीं पर ज़मीनें खिसकने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ गड्ढे हो गए और उन गड्ढों में पानी भर गया। कुछ लोग अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री बताते हैं कि इन पर बड़े बड़े उल्का पिंड आके घुसे हैं, तो पृथ्वी घुस गई है अंदर, घुसने की वजह से वहाँ पे गड्ढा हो गया। कई रीज़न हैं अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने वैज्ञानिकों के। अंतरिक्ष शास्त्री यही कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड आके घुसे हैं, प्रशांत महासागर उल्का पिंड की वजह से बना है। ऐसा भूगर्भ शास्त्री कहते हैं, मैं नहीं कहता। कहते हैं कि प्रशांत महासागर में आज भी बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड घुसे हुए हैं, जिसके वजह से पानी पृथ्वी अंदर घुस गई है और वहाँ पर पानी गड्ढा हो गया तो पानी भर गया, ऐसा कहते हैं। ठीक, लेकिन वैगनर महोदय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है पूरी प्लेट पर है और प्लेट क्या है, खिसकती हैं इधर उधर दाएँ बाएँ। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लेट थी, कोई एक प्लेट थी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लेट थी एक। अब ये प्लेट जो है क्या करती है, दो प्रकार की गतियाँ करती है। कभी प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, और कभी प्लेट एक दूसरे के पैरेलल में ऊपर नीचे घूमती हैं। ठीक, तो जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, अब यहाँ पर मिट्टी है, अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पर गैप बनेगा कि नहीं बनेगा? गैप बनेगा कि नहीं बनेगा? गैप बनेगा। और जब गैप बनेगा तो ये जगह धंसेगी नीचे की नहीं धंसेगी? और जब धंस जाएगी तो दोनों तरफ पत्थर हो जाएंगे और बीच में दरार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब जैसे मान लो गड्ढा खोद कर हम एक नीचे से नाली बना दें और यहाँ पर पानी गिराएं, तो पानी इधर नहीं जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? सीधे निकल जाएगा सरसराते हुए। यही काम है इन नदियों के चक्कर में, चाहे नील नदी हो चाहे कौन सी नदी हो, सोन नदी हो। ये दोनों नदी कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटी में। इसीलिए पूछा जाता है एक प्रश्न, वो कौन सी ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं? भ्रंश मतलब गड्ढा, भ्रंश मतलब गड्ढा, समझ रहे हैं बात को? और जब एक दूसरे की तरफ आती हैं प्लेट तो आपको पता है पर्वत बनते हैं। जब एक दूसरे की तरफ दो चीज़ें आती हैं तो क्या बनते हैं? पर्वत बनते हैं। कभी साड़ी या दुपट्टा आप डालिएगा बेड पे और दोनों तरफ से प्लेटों को सरकाइएगा। जब प्लेटों को सरकाएंगे तो ऐसे दरार सिलवट बनेगी, ऐसे ऐसे। इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। समझ में आया? और हिमालय वलित पर्वत का क्या है? उदाहरण है। प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिंच रही हैं, इसलिए हिमालय पर्वत क्या हो रहा है? उठ रहा है। और कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश भी हिमालय पर्वत में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ सालों बाद, करोड़ों वर्षों बाद। एक दिन पूरा का पूरा भारत जो है वो हिमालय की चोटी बन जाएगा, उसके ऊपर बर्फ़ जमी होगी। समझ गए बात को? फिर अफ्रीका का नंबर आएगा, मेडागास्कर का नंबर आएगा, फिर अफ्रीका का नंबर आएगा, सब घूमता रहेगा गोल गोल। दैट इज़ चक्र। समझ रहे हैं भाई? पहले हम लोग किसके हिस्से थे? अफ्रीका के ही तो हिस्से थे। टूट टूट के खिसक के आ रहे हैं ऊपर, आज कहाँ पहुँच गए? इतनी बात समझ में आई? 1 सेंटीमीटर 1 साल में सरकती है ज़मीन, पता नहीं चलता। ठीक है, करोड़ों वर्ष लगेंगे सरकने में। इतनी बात समझ में आ गई? कहाँ पहुँचे थे हम लोग? तो समझ गए क्यों भ्रंश घाटी में बहती है। इसीलिए जब कभी नर्मदा का क्वेश्चन बनता है तो पूछता है भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। पूछता है, प्रश्न आया है, कई बार आया है। इसीलिए उल्टा बहती है और इसीलिए ये क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि पत्थरों के बीच में बहती है। पत्थर में कहाँ, पत्थर काटने की कहाँ हिम्मत होती है पानी में इतना ज़्यादा, और वो भी किस अवस्था में? वृद्धावस्था में। हैं? कभी आपने वृद्धावस्था के आदमी को अपाची चलाते हुए देखा है? चश्मा लगा के? किशोरावस्था वाले अपाची चलाते हैं चश्मा लगा के, वृद्धावस्था वाले नहीं चलाते। समझ में आई बात? वृद्धावस्था वाले क्या चलाते हैं? स्कूटी चलाते हैं, धीरे 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 धीरे। ठीक है, चाहे जितना हारन मान लो तब भी ना हटियाँ हुई, धीरे धीरे। रिक्शा मिल जाए वो पीछे लगाए रही हैं, जब तक रिक्शा नहीं चलेगा तब तक उनकी गाड़ी नहीं चलेगी।
तो ये फोर्स हो जाता है, रुक जाता है। अरे मोबियाल भगवान ने डाल रखा है ना सब जगह, घुटनों में, बच्चों का चलता रहता है जल्दी 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 जल्दी, कभी बंदे नहीं होता, जब सोते हैं तभी बंद होता है, वरना 24 घंटा हाथ पैर हिला करता है। कभी किसी बुजुर्ग को देखे हो हाथ पैर हिलाते हुए, ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, वो बात अलग है। ऐसे ऐसे वाला नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ऐसे वाला कर रहे हैं, जहाँ जॉइंट्स हिलते हैं, वो खोपड़ी हिलती रहती है, वो नर्वस सिस्टम की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम तब पढ़ाएंगे। चलिए अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या तो नहीं, इतना याद हो गया। कहाँ पहुँच गए थे हम, कहाँ पहुँचे थे? हाँ, घाटी बता दी, भ्रंश घाटी। 3 नदियाँ याद हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अमरकंटक याद हो गया, अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, गंगा की सहायक नदी। महानदी कहाँ जाती है? उड़ीसा निकल जाती है, और कहाँ पानी गिराती है? कहाँ गिराती है? ठीक, और इधर से नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए, अब नदी हो गई आपकी ये लगभग। अब डालिएगा नदी नंबर 1, दक्षिण भारत की नदी डालिए, बस बता दें, फिर उसके बाद और छोटर पोटर होंगी, बाद में बताते रहेंगे, ठीक। अब दक्षिण भारत की नदियाँ लिख लीजिए, 5 नदी पढ़ लीजिए, फिर छुट्टी, नहीं फिर रह जाएगा, हमारे पेट में दर्द होती रहेगी, ठीक है, कि आज कुछ पढ़ाया ही नहीं हमने, ठीक है। ये ज़रूरी है नदियाँ। अब आज के बाद नदी ना पढ़ना कभी भी, और पेपर लगाना जाके आज नदियों के, आज नदियों के क्वेश्चंस लगाना, अगर लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो समझ लेना अभी भी कुछ कमी रह गई है, ठीक है। बस थोड़ी देर और समय लेंगे, क्योंकि अब नदियाँ अब ज़्यादा बची नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी बची है, पढ़ लो। कौन सी नदी? दक्षिण भारत की क्या है नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं, नदी। तो सबसे पहली नदी जो है आपकी, लिखो दक्षिण भारत की सबसे पहली नदी, दक्षिण भारत की सबसे पहली नदी। अब नीचे का हिस्सा लंबा बना लेते हैं। ये है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत आप जानते हो सतपुड़ा रेंज के नीचे जितना आ जाता है सब दक्षिण भारत हो जाता है। चलिए, तो दक्षिण भारत की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट नदी ये है अमरकंटक, इसको बोलते हैं अमरकंटक, और अमरकंटक से एक नदी निकल रही है, और इस नदी का नाम है नर्मदा। और सबसे ज़्यादा प्रश्न में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो नर्मदा ही नदी से बनते हैं, और कहीं से बनते ही नहीं हैं। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का पहला और स्टार क्वेश्चन जो नर्मदा नदी की विशेषता है, पूछेगा किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहता है, तो मैं लिखा चुका हूँ, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है? विंध्य और सतपुड़ा के में। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक। बताने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लिखाने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिखा चुके हैं। लिखना चाहो तो अमरकंटक लिख लो, अमरकंटक। किन 2 पहाड़ी? सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, यह क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। अब तो हमें डेल्टा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़े पहले समझाया था, पिछली क्लास में भी समझाया था। डेल्टा क्या होता है? जो मिट्टी, कचरा, पत्थर और जो निक्षेपण करके, अपर्दन करके और अपक्षय करके जो भी पदार्थ बटोर के लाती है नदियाँ अपने साथ में, और उसको अपने रास्ते में रख के, और इतनी बुजुर्ग हो जाती हैं कि फोर्स रहता नहीं है, पटक देती हैं वहीं पर और गिर जाती हैं जाके पानी में थक हार के, और वो जमा रह जाता है वहाँ पर। उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? डेल्टा बोलते हैं, ठीक। और डेल्टा ही क्या नहीं बनाती? तो नर्मदा क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। और पूछे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, तो लिखना भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी वो घाटी होती है जो घाटी घुस जाती है ज़मीन में पृथ्वी की प्लेटों के सरकने की वजह से। समझ गए बात को? पहले समांतर था, जहाँ गैप हुआ तो नीचे का हिस्सा बैठ गया, वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, उसी में पानी बहने लगता है, और वो पत्थर दोनों तरफ होते हैं। अब पत्थर को तो काट के ले नहीं जा सकती, मिट्टी को तो ले जाएगी काट के बहा के, लेकिन पत्थर नहीं ले जा सकती, इसीलिए डेल्टा भी नहीं बना पाती। और कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में। इसका नाम है नर्मदा नदी। क्लियर इतनी बात? चलिए, नर्मदा नदी ये हो गई। नर्मदा नदी पर एक डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना। बहुत पूछता है सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो बता दीजिएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर गुजरात राज्य है, सरदार सरोवर बांध परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सरदार सरोवर बांध परियोजना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये है कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। अभी हाल ही में 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? इसका शिलान्यास किया था, इसको खोल दिया गया था, ठीक है। एक डैम उन्होंने गुजरात में भी बना लिया, ठीक है। बहुत सारे इसमें, लेकिन आप सरदार सरोवर ही पढ़िएगा, जाके डैम जब पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे, ठीक है। एक एक डैम आपके बारे में बताते हैं। इसी में है नर्मदा डैम, और इसी में आपका कई सारे डैम हैं, वो जब समय आएगा तब बताएंगे, अभी इतना याद रखें, ठीक। और नर्मदा नदी के बारे में कुछ आप लोग जानते हो तो बता दीजिए, जो पेपर में ना पूछा जाता हो।
बताओ भाई जल्दी से बताओ। जो पेपर में पूछा जाता है वो तो लिख दिया मैंने, अब जो नहीं पूछा जाता वो तुम बता दो। हैं? हाँ, अब एक बहुत काम की बात आ गई। काम की बात ये आ गई कि एक जलप्रपात भी, नदियाँ ही जलप्रपात बनाती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, लिख लो, कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, दोनों ही नाम से पूछा जाता है। तो दो ठो जलप्रपात भी हैं यहाँ पे। जलप्रपात समझते हो, नदी चल रही होती है, एकदम से गड्ढा आ जाता है, पानी बहुत तेज नीचे गिरता है, इसी को बोलते हैं जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है। तो धुआंधार, या इसी को दूधिया जलप्रपात भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। दूधिया, पानी सफ़ेद इतनी दूर से गिरता है ना कि पानी सफ़ेद सफ़ेद, मान दूर से देखने में बिल्कुल दूध जैसे लगता है गिर रहा, ठीक है, लेकिन ना लिखना उसको। धुआंधार जलप्रपात, या इसी का एक नाम और होता है कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ही वाटरफॉल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा, ठीक है। गंगा किन दो नदियों से मिलकर बनी है? अलकनंदा और, अब पता है जब आगे कभी नदी पढ़ाऊंगा ना तो सब कुछ नहीं बताऊंगा, विष्णुप्रयाग, धौलीप्रयाग, ये कुछ नहीं, बस सिर्फ बताऊंगा भैया आपके टीटी में सिर्फ सुपरटेंट में इतना पूछा जाएगा क्या, कि गंगा नदी का उद्गम किससे हुआ है? दोनों से, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है ना, क्लियर। अगर वो देवप्रयाग तक जाता है तो आप बता लेना, आपको तो मालूम होगा ही उतना। चलिए ये हो गया क्लियर इतनी बात। अब सुनो एक चीज़ और, एक और क्वेश्चन बताओ, बहुत पूछा जाता है, बताओ, है किसी को याद जो किसी की जानकारी में हो? बताओ, हैं? बताओ, इससे नर्मदा से एक और क्वेश्चन बनता है, बताओ। हाँ बहुत सही, नर्मदा नदी क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है, ये भी लिखो स्टार बना के, ज्वार नद मुख, या इंग्लिश में इसको एस्चुरी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको एस्चुरी बोल सकते हैं। आधा सा है, चा में बड़े ऊ की मात्रा है और रा है बड़ी ई की मात्रा, एस्चुरी, ये हिंदी की स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, एस्चुरी, ठीक है। ज्वार नद मुख, समझते हो ज्वार नद मुख? जब मिट्टी पत्थर भैया जब इधर किनारे जमा नहीं कर सकती कि दोनों तरफ तो पर्वत हैं, देखो ध्यान से हमारी बात को समझो भाई, कोई नदी मलबा बहा के लाएगी इतना तो आप जानते हो, क्योंकि वो अपक्षय करेगी यानी तोड़ फोड़ करेगी, तोड़ फोड़ में जो टूटेगा उसको अपने साथ बहाएगी, फिर उसको क्या करेगी? अपर्दन करेगी, जो बहा के ला रही है पत्थर भारी है वो दूसरे पत्थर से टकरेगा तो घिसेगा, घिसने के बाद वो भी कुछ मलबा घसीटेगा साथ में, कुछ बुरादा बन जाएगा, बालू के तौर पे वो भी बहेगा साथ में, लास्ट में जब बिल्कुल बुढ़ापे में आ जाएगी तो पत्थर तो पहले ही छोड़ी आएगी, जगह जगह छोड़ते हुए आएगी, और साथ में पिसा हुआ मामला जो होगा बालू वाला वो साथ में बहाते लेके चली आएगी। तो उसी में जब नदी किसी मैदानी क्षेत्र में गिरती है तो वहाँ तो मिट्टी और पत्थर डेल्टा बना देती है, लेकिन जब दोनों तरफ पत्थर होगा तो वो कहाँ डेल्टा जमाएगी? तो वो डेल्टा जमा नहीं पाती है, वो डेल्टा वही जमता जाता, पीछे से पानी आता है वो पूरा पलट देता है, कहाँ? समुद्र के अंदर। और समुद्र के अंदर गिरते गिरते क्या हो जाता है, जैसे ये नदी है ये आई सारा यहाँ पर कहीं मलबा, तो डेल्टा तो बन नहीं सकता, बीच में कचड़ा जमा हो जाए, दोनों तरफ पर्वत है तो पर्वत जाम लगा देंगे, तो यही पानी आता रहता और ये सारा मलबा इसी में गिराता रहता है, और ये ऐसे ऐसे करके जमता जाता है, यानी समुद्र के अंदर क्या बनता चला जाता है? एक पर्वत बन जाता है, ज्वार नदमुख टाइप का। समझ गए बात को? छोटा सा क्लियर, कचड़े का पर्वत, पत्थर का पर्वत, सब मलबा जमा रहता है उल्टा। अरे वो हौदा नहीं होता जिसमें चारा देते हैं, उसको पलट के रख दो तो ज्वार नदमुख हो गया, वो उल्टा ज्वार नदमुख, ठीक। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हो गया ये आपका। उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण जो इसकी एक दूसरी बहन है उसका नाम है ताप्ती नदी, नदी नंबर 2, ताप्ती डालो हेडिंग, नदी नंबर 2 ताप्ती डालो, ताप्ती। ताप्ती नदी, जिनकी सहायक इंपॉर्टेंट थी उनकी मैंने बता दी, जिनकी इंपॉर्टेंट नहीं है उनकी ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, ठीक है। चलिए जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनसे क्वेश्चन पढ़िए, सब एक ट्रेडिशनल से पढ़ते चलेंगे तो फिर पूरा किताब ही बन जाएगी आपके पास, पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, ठीक। अगली है ताप्ती, तो ताप्ती हेडिंग डालिएगा। ताप्ती पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के पास, ये मध्य प्रदेश है आपका, ये मध्य प्रदेश है, और यहाँ अमरकंटक के पास से तो जो निकलता है सो निकलता है, यही बैतूल की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? बैतूल पर्वत। कौन सा पर्वत पूछता है? बैतूल पर्वत कहाँ है? ये कोई बहुत फेमस रिवर नहीं है, बहुत ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता। बैतूल पर्वत पूछेगा किस राज्य में है तो बता दीजिएगा MP में है, मध्य प्रदेश, और यहीं से ये रिवर निकलती है, ठीक है। और किसके पैरेलल में बहती है? किसके समानांतर बहती है? किसके समानांतर बहती है? नर्मदा के। और सुनो, नर्मदा के नीचे एक पहाड़ी और है, अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी?
अजंता की पहाड़ी, लिख लो भैया, अजंता पर्वतमाला या अजंता पहाड़ी पर्वतमाला, ठीक है, अजंता पहाड़ी पर्वतमाला। ध्यान देना, जो ताप्ती होती है वो अजंता के बीच में बहती है, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, नर्मदा विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में बहती है, और ताप्ती नदी होती है ये आपकी बहती है किसके बीच में, सतपुड़ा और अजंता पर्वतमाला। अजंता बना लेना नीचे, क्या बना लोगे, अजंता लिख लो, पूछ लेता है ताप्ती नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में बहती है, अजंता और सतपुड़ा, अजंता और सतपुड़ा, अजंता और सतपुड़ा के बीच में कौन बहता है, क्या बताइएगा, कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती और ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, तो जो चीज़ें जितने नियम लागू होते हैं नर्मदा नदी पर वही नियम लागू होते हैं ताप्ती नदी पर। तो लिख लेना, डेल्टा नहीं बनाती, भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है, और एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना आपको, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक, इसको मिटा देते हैं, हो गई आपकी ताप्ती नदी। क्लियर, चलिए अजंता पर्वतमाला भी हो गई आपकी। अब आ जाइएगा अगली नदी डालिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी गोदावरी नदी, जल्दी से डालिए गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी, ठीक। अच्छा हाँ, नर्मदा और ताप्ती आपने जहाँ लिखा है दोनों का ही रूट एक है। दक्षिण भारत की नदियों के रूट बहुत पूछे जाते हैं, किस राज्य में घुसती है, किससे निकलती है। वनडे में हमने बहुत नोटिस किया है, वनडे एग्ज़ाम में यही कुछ प्रमुख नदियां हैं दक्षिण भारतों की जिनकी रूट पूछी जाती है, किस राज्य से होकर जाती है। ये तब पूछता है जब इसको कठिन क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एमपी कहाँ कहाँ बहती है, एमपी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र की गुजरात, बताओ, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ऐसे लिए एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों से होकर बहती है। एमपी से निकलती है मध्य प्रदेश से, हाँ दोनों का यही सिस्टम, दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, दोनों ही वही डाइवर्जन में चलती हैं पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच में, ठीक है। दोनों तीनों की डायरेक्शन लिखे, एमपी लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात, ठीक है। ये है रूट इन नदियों का, जिसका जो पूछा जा रहा है ना पेपर में, हम वो आपको एक जगह लिखा रहे हैं, ठीक। कोई वो नहीं है कि वो किताब बनवानी है, हमें किताब बनाने का शौक़ नहीं है, किताबें मार्केट में बहुत हैं, आप थोड़ा सा पैसा दे के किताब खरीद सकते हैं। एक से एक ग्रेड की किताब है, खोल के बैठ जाओ, पेपर के बाद तक नहीं ख़त्म होगी और ये भी नहीं जान पाओगे क्या आएगा, ठीक। चलिए इतनी बात मिटा दें। चलिए अब आ जाइए गोदावरी नदी। अभी गोदावरी नदी का नहीं बोला मैंने, ये गोदावरी तो नहीं लिख लियो, ये किसका रूट बताया मैंने, नर्मदा और ताप्ती का बताया, गोदावरी न लिख लेना भैया, लिखा जरूर था गोदावरी के नीचे, लेकिन गोदावरी का है नहीं, गोदावरी का रूट लिख लीजिएगा। गोदावरी का रूट जरा देख लो भैया, मेरे भैया ध्यान दो, पहले एक चीज़ और लिखो, दुनिया में अभी गोदावरी लिखने से पहले रुक जाओ, गोदावरी लिखने से पहले दो लाइन मेरी सुनो, अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। पहला पूछेगा वो कौन सी भारत की दो नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, दो नहीं बल्कि चार, दो नहीं बल्कि चार। पूछेगा भारत की वो कौन सी चार नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, बाकी जितनी भी नदियां हैं सब अपना पानी कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और सिर्फ चार नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में। तो क्या लिखना पसंद करोगे उन चार नदियों के बारे में, तो लिख लो, अरब सागर में गिराने वाली चार नदियाँ, अरब सागर में पानी गिराने वाली चार नदियाँ, अरब में पानी गिराने वाली चार नदियाँ, अरब में पानी गिराने वाली चार नदियाँ। नदी नंबर 1 सब लोग जानते हो, कौन सी नदी, कौन सी नदी, कौन सी नदी बताओ, कौन सी नदी, सिंधु नदी, और नर्मदा, और ताप्ती, और एक नदी और है शरावती नदी।
कौन सी नदी? शरावती नदी, लिख लीजिएगा शरावती नदी। और इसी नदी पर जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, शरावती नदी। ये 4 नदियां हैं। शरावती नदी के आगे एरो मार के लिख लेना, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। शरावती नदी के सामने वेरी 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 इम्पोर्टेंट लिखो भैया। शरावती नदी के सामने वेरी 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 इम्पोर्टेंट लिखो, बहुत ज़रूरी बात सूचना है, लिख लो, ये आएगी पेपर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात, या इसी को गौर सप्पा के नाम से भी जानते हैं, गौर सप्पा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गौर सप्पा या जोग जलप्रपात, गौर सप्पा या जोग जलप्रपात, गौर सप्पा या जोग जलप्रपात, गौर सप्पा जोग जल। जाना चाहें जा सकते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है। दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं ना किसी को? अगर है तो ये देख लो, यहाँ है दिक्कत किसी को? है? हम बार बार समझा तो सकते नहीं हैं, तो हम यही दिखा सकते हैं। ये क्या है? नौकरी, और नौकरी लेना है और रिलायंस ट्रेंड में आना है। कहाँ आना है? और मन भावन कपड़ा खरीदना है, तो उसके लिए क्या करना है? कर्म करना है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रिलायंस ट्रेंड खुद आएगा तुम्हारे पास, टेंशन मत लो, ठीक। लेकिन जब आप नौकरी पा जाओगे, यकीन मानो 1 रुपया नहीं खर्चा कर पाओगे। सही बता रहा हूँ, कंजूस हो जाओगे, ठीक है। मास्टरों वाले लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, ठीक। और आप अभी से इतने जिम्मेदार हो नहीं, आपके समकक्षी घूम रहे होंगे रोड पे, या जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस अवस्था में संघर्ष कर रहे हैं, जो हमसे उम्र में काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन उनके अंदर एक प्रतिभा है, और जिसके अंदर ये ललक है ना कि हम बैठ के पढ़ेंगे, समझ लो उसका चयन हो गया। जिसने केवल इतनी हिम्मत कर ली नहीं। बहुत सारे लोगों से कह दो अरे अब हमसे ना हो पाई, तो हम कहाँ कह रहे हैं हो पाई, वो तो ऐसे पूछ लिया हमने, कर लो तैयारी, है ना। लेकिन कोशिश यही है कि जो हिम्मत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। जोग जलप्रपात याद रहेगा कहाँ पर है? शरावती नदी। और शरावती नदी भी ऐसी नदी है जो कहाँ पानी गिराती है? अरब सागर में। तो 4 ही नदियाँ ऐसी हैं जो एकमात्र अरब सागर में अपना पानी गिरा देती। अरावली नहीं गिरा पाती, इसलिए अरावली में से जो लूनी नदी निकली थी उसका नाम हमने नहीं लिया, क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाती है सागर तक। चलिए, गोदावरी नदी हेडिंग डालिएगा, गोदावरी नदी। आप गोदावरी बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, वापस नहीं जाएंगे नर्मदा में। इसीलिए नर्मदा से और कुछ पूछते ही नहीं है। नर्मदा में इतना कुछ पूछने के लिए है ना कि वही चुटर पुटर पूछ के रह जाता है। पूरी नदी में कुछ मत पढ़ो, खाली नर्मदा पढ़ लो, 1 नंबर डन, सुपर टेट का, ठीक है। चलिए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी जो है, इसका स्थान बहुत पूछता है, याद रखना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक, लिखो, महाराष्ट्र के नासिक। महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? नासिक, ठीक है। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर है, या त्र्यंबक पहाड़ी भी लिख सकते हैं, कभी कभी आ जाता है पेपर में लिख के कि कहाँ से, तो वहाँ त्र्यंबक पहाड़ी दिखा देंगे, तो त्र्यंबक पहाड़ी लिख लेना। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक, ज्योतिर्लिंग है ना शंकर भगवान जी के 12, तो उसमें से एक त्र्यंबकेश्वर यहीं पर है नासिक में। और यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। चलिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, मेले वेले भी बताएंगे, उत्तर प्रदेश के भी मेले बताएंगे, कहाँ सबसे बड़ा, कहाँ छोटा, कौन कौन से मेला, जिसमें आपका ये देवा शरीफ वाला मेला बहुत पूछा जाता है, बाराबंकी का, ठीक है। कई जगह के मेले हैं। एक आपका आगरा में। सबसे ज़्यादा मेले किस राज्य में लगते, किस जनपद में लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। उत्तर प्रदेश का विशेष का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अगर भारत में उत्तर प्रदेश में अगर मेले सबसे ज़्यादा कहाँ, किस जनपद में लगते हैं? मथुरा, 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 सिर्फ मथुरा, याद रखना, ठीक है। नासिक त्र्यंबक पहाड़ी किससे निकलती है? नासिक से। कौन सी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी ये देखो निकली, और ये गोदावरी नदी जा रही हैं, तो पूछता है गोदावरी नदी कहाँ कहाँ जाती है? तो गोदावरी नदी पहले कहाँ जाती थी? महाराष्ट्र से निकलती थी और सीधे घुस जाती थी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से सीधे विसर्जित करती थी अपना पानी कहाँ? बांग्लादेश की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ समय पहले हमारे आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और बीच में बन गया तेलंगाना, तो अब तेलंगाना का भी नाम मेंशन होता है, तो इसका रूट पूछ लेता है, तो लिख लीजिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, इन नदियों के रूट पूछे गए हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं लिखाने की, सीधे बता देता हूँ, काम खत्म। महाराष्ट्र, और उसके बाद जाएगी आपकी तेलंगाना, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट में जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा बताओ मूसी नदी के तट पे कौन सा महानगर है? मूसी नदी के तट पे, मूसी नदी के तट पे कौन सा महानगर है? बहुत पूछा जाता है। हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? मूसी नदी। और मूसी नदी भी अभी आपको दिखाएंगे आगे। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये रूट होके जाती है और निकल जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी गोदावरी की, सुनो गोदावरी के बारे में एक प्रश्न और बनता है, पूछ लेगा आपसे, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? बूढ़ी गंगा, तो लिख लीजिएगा बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से किसे, कौन सी नदी फेमस है? बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा के नाम से फेमस है आपकी गोदावरी। ठीक है, दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, फिर लिखना दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा कौन सी नदी? बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए ये हो गया। उसके बाद पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी नदी। लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और नोट करिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर बोलेगा तो बताइएगा कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और यही पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी नदी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी से एक प्रश्न और बनता है, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ तो बहुत सारी हैं, हमको कोई आपको बड़े एग्जाम नहीं निकलवाने हैं, जिसमें से गोदावरी महाराष्ट्र में एक जगह आप जानते होंगे, वार्धा सम्मेलन किया था ना महात्मा गांधी ने, 4 चीज़ें बताई थी। कौन सी? नैतिक परक शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा किसने बोला था? वार्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी ने। और ये फेमस हो गई थी बुनियादी शिक्षा के नाम से, और आज भी पेपर में पूछी जाती है बुनियादी शिक्षा कब आई थी? 1937। और आज भी बुनियादी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। एक नया ऐप लॉन्च हुआ है शिक्षा विभाग में, प्रेरणा पोर्टल, और प्रेरणा पोर्टल पर, प्रेरणा ऐप पर यही बताया जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा पर क्या दीजिए आप? बल दीजिए बच्चों को। ठीक है, कुछ तो कुछ सिखाइए कम से कम। चलिए इतनी बात हो गई। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की और महाराष्ट्र की। तो ये कहाँ पे बहती है? इनमें कौन बहता है? गोदावरी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब समझो मेरी बात एक और ध्यान से। गोदावरी की सबसे बेस्ट नदी है वार्धा। ठीक, गोदावरी की कौन नदी बहुत फेमस है? वेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, और एक और नदी आपकी बहुत फेमस है मंजीरा नदी, और एक नदी और आपकी बहुत फेमस है, क्या उसका क्या नाम है? बताएगा कोई हमें? सुने बहुत हो गए नाम, क्या नाम है उसका? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? तो स्वर्ण अक्षर में इंद्रावती नदी लिखो, स्वर्ण अक्षर में। गोदावरी की सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट नदी गोदावरी की, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर किसी से मिलाना है, और उससे मिलाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इसको नहीं बताया तो उससे मिल पाना आपका संभव नहीं है। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, जिससे मिलवाने ले जा रहे हैं, अभी नाम सुनोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि हाँ वाकई में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो गोदावरी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती। और इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि ये जिससे मिलाने ले चल रही है बहुत नामी गिरामी आदमी है, तो जो मिलाने ले जा रहा है उसका भी तो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया भाई। राजा के साथ जो लोग जाते थे वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाते थे, उनको भी तो सब कुछ खाने पीने को मिलता था कि नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। अरे मिलता भाई। मोदी जी के साथ जो लोग जाते हैं उनको भी व्यवस्था मोदी जी वाली मिलती है कि उनको ढाबे पे दिया जाता है, तो मोदी की सुरक्षा कौन करेगा? है ना? तो उनको भी बढ़िया सब रेस्टोरेंट का, वहीं का 5 स्टार का खाना वाना, रहने रहने की सब व्यवस्था मिलती होगी, है ना? सीधी सी बात। ऐसे थोड़ी मोदी जी 5 स्टार होटल रहेंगे, उनके जितने गार्ड्स रहेंगे वो रहेंगे आके रायबरेली में ढाबा में खाना खाने आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो सारी व्यवस्था जो राजाओं को मिलती है वही उनके समकालीन या जो बहुत समीप लोग रहते हैं उनको भी दी जाती है। तो उसी तरीके से इंद्रावती नदी बहुत बड़ी नदी से मिली थी, जिसका नाम था गोदावरी। समझ रहे थी बात? गोदावरी की सहायक है इंद्रा नदी, और इंद्रावती नदी इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर एक जल प्रपात है और उसको नियाग्रा जल प्रपात कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से निकलती कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, और इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं।
एक जलप्रपात है जिसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा बोलते हैं। किसको, इस जलप्रपात को। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, नहीं पता है तो लिख लो, यहीं पर लिख लो नियाग्रा, नोट डाल के लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नियाग्रा जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है भैया, ये है आपका यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है नियाग्रा जलप्रपात। ये देख लीजिए इधर, ना यकीन हो तो देख लीजिए इधर, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अरब का प्रायद्वीप ऐसे था, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है आपका हिस्सा, क्योंकि तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका से। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीन तीन रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, कौन सी, अफ्रीका महाद्वीप। जब महाद्वीप पढ़ेंगे तब समझो। इधर ये है ऊपर, अब अमेरिका जो है 3 भागों में, सबसे ऊपर वाले को कनाडा बोलते हैं, बीच वाले को यूएसए बोलते हैं, नीचे वाले को मैक्सिको बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो याद रखना, बस नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, बहुत फेमस है। आज मैंने डाला है, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर नियाग्रा जलप्रपात को डाला है, देख लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे बात को, जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम डाल दिया करेंगे खींच खींच के। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। किस नदी पर है ये बहुत पूछा जाता है, सेंट लॉरेंस नदी, लिख लीजिएगा, सेंट लॉरेंस नदी, बहुत पूछता है ये पेपर में कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं, भारत में नियाग्रा के समान समानता रखने वाला जलप्रपात किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से बहते हुए आती है और किस में जुड़ जाती है, ठीक है, ठीक है, गोदावरी में। अब इसकी आप 3 सहायक नदियाँ जरूर लिख लो भैया, बहुत पेपर पूछता है, वारधा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये 3 बहुत, वेनगंगा पेनगंगा बहुत पूछी जाती है, पूछ लेता है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, फटाक से बता देना, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, बता देना। ईब नदी किसकी सहायक नदी है, ईब नदी, ईब नदी किसकी सहायक नदी है, ईब नदी, ईब बहुत पूछा जाता है पेपर में, ईब नदी किसकी सहायक नदी है, ईब नदी किसकी सहायक नदी है, बताओ भैया, ईब नदी किसकी सहायक नदी है। बस ख़त्म हो गया है, बस 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, बताओ ईब नदी किसकी सहायक नदी है। चलो अभी आगे बताते हैं, चलिए। अच्छा ये समझ गए इतनी बात, क्या नहीं, भारत में है ईब नदी हाँ वहाँ भी है, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़िए क्यों, है ना, विश्व वाली नहीं पढ़िए, बहुत से मिसिसिपी, मिसौरी, ये सब वहीं की हैं। चलो अच्छा भैया, हो गया इतनी काम ख़त्म, बस बहुत जल्दी काम ख़त्म होने वाला है नदियों का भी। चलिए गोदावरी हो गई इम्पोर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़े, गोदावरी की 3 सहायक नदी लिख लीजिएगा प्लीज़, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा। पेनगंगा, पेन और वेन से याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। पेन, पेन, पेन और वेन, पेन मतलब दर्द, पेन, और कहाँ होता है जब इंजेक्शन, कहाँ घुसता है, वेन में, नहीं समझे बात, अरे वेन को नसें बोलते हैं ना भाई, ऑल्ट्रा में थोड़ी ना इंजेक्शन, मान लो चूहा मार दवाई खा लियो, झाग निकले लगा तो कहाँ इंजेक्शन लगाइए डॉक्टर, वेन में कि धमनी में, अरे मान लो यार ये धमनी है, ये सिरा है, धमनी में जानते हो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त, जो हार्ट से पंप किया जाता है वो धमनी से जाता है। जो गंदा कोशिकाओं में खून होता है, गंदक मतलब कचरा नहीं होता, गंदक मतलब होता है ऑक्सीजन का यूज़ हो गया है। अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन चाहिए ना ब्लड में, तो वो वेन के माध्यम से फिर पाइप सप्लाई के द्वारा माध्यम से कहाँ भेज दिया जाता है, हार्ट में। हार्ट में कहाँ जाता है, राइट आलिंद में। आलिंद से कहाँ जाता है, बाइकस्पिड वॉल से कहाँ, नीले में। और नीले से पंप मारा जाता है महाधमनी से, कहाँ जाता है, पल्मोनरी ऑर्टा, पल्मोनरी ऑर्टा। और पल्मोनरी ऑर्टा ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, वरना आर्टरी में तो हमेशा शुद्ध रक्त होता है। और पल्मोनरी, ये 68-500 में पूछा गया था प्रश्न में, वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्सी धमनी या पल्मोनरी ऑर्टा। और यहाँ से मारता है पंप और जाता है कहाँ, फेफड़े में। फेफड़े में क्या होता है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलती है, मिलने के बाद चिपकाता कौन है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन चिपकाता है और कहाँ ले जाता है, कोशिका में, और वापस फिर कहाँ, धमनी, हृदय के बाएं आलिंद से आता है, आलिंद में बाई ट्राइकस्पिड वार्ड से जाता है हमारे फेफड़े में, और महाधमनी मारती है पंप। महाधमनी पूछा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, वो कौन सी धमनी है जो पूरे शरीर में ब्लड को प्रवाह करती है, महाधमनी। जैसे ही शुद्ध रक्त आ गया, शुद्ध होके एल्वोलाई में
फेफड़ों में गया रक्त, हार्ट से फेफड़ों में भेजा गया, फेफड़ों में चपका, और चपने के बाद कहाँ आया, बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से कहाँ आया, ट्राइकस्पिड वॉल से बाएं नीले में आया, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से पंप किया गया और महाधमनी के द्वारा और सीधे कहाँ आया, सबसे पहले यहाँ, इसीलिए ब्लड प्रेशर यहाँ नापा जाता सबसे पहले, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ऊपर सीधे ब्रेन में। बताऊँ कौन कौन सी आर्टरी, जब कभी मौका मिलेगा फिजियोलॉजी, आज मेरे पास ताकत नहीं रहेगी फिजियोलॉजी पढ़ाने की, आया तो उसी मूड में था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिर आगे समय मिलेगा। अब छुट्टियाँ बहुत आ रही हैं ऐसी अक्टूबर में, छुट्टी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये नहीं होगा कि लाओ आज हम वो मनाएंगे, क्या मनाएंगे, जमघट मनाएंगे, ठीक है। जमघट में ठीक कलम नहीं चलेगा लेकिन मुंह तो चलेगा, मुंह चलाया जाएगा, जितना पढ़ाया उसी पे डिस्कशन होता रहेगा, ठीक है। प्लीज़ क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। एक क्लास में बहुत समय, हमारा वाला स्लो मोशन वाला क्लास नहीं चलता है कि आज खाली नदी चल, नदी के साथ कितना कुछ निपट रहा है, देख रहे हो, नदी के साथ कितना कुछ लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। जब आप घर में जाके पन्ने पलटेंगे ना, 150 से 200 बिंदु बनवा दिए होंगे मैंने अब तक, और सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए आपको हम वो मेगा क्लास झेलने की तैयार कर रहे हैं, मेगा क्लास झेल सको, ताकि नहीं मेगा क्लास में आधे ऐसे ठुस हुई जात, थोड़ी बार उठ के भाग लेते, अरे ये क्या है, भागो यहाँ से, ठीक है। उस क्लास को झेलने के लिए क्षमता बन जाए आपके अंदर, इसलिए कैपेसिटी से आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कहाँ पर थे, हाँ, यहाँ से पंप हो जाता है, पंप होने के बाद कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। अब सुनो, अब मान लो कोनो मर रहा है, उसके झाग निकल रहा है, तो इंजेक्शन कहाँ भोंका जाएगा एंटीबायोटिक का, धमनी में कि सिरा में। अरे भैया, अगर तुमने सिरा धमनी में लगा दिया तो धमनी का खून कहाँ जाएगा, धमनी तो साफ खून लाई है, उसको यहाँ तक पहुँचाना। तुमने मान लो उसी दिन पालक खाया था, पालक में आयरन पाए थे, मौसम्मी का जूस पिया था, अनार का जूस, आयरन मिला आपको, आयरन भी कहाँ है आपके ब्लड में ऑक्सीजन भी है, उसको भी कहाँ पहुँचाना है, उसको कोशिका में। वो ये थोड़ी ना कहेगा कि आदमी मर रहा है, धमनी तुम खून वापस ले जाओ हार्ट के पास, और हार्ट तुम पंप करो ताकि वो सीधे ब्रेन में जाए और आदमी सेंस में रहे और मरने ना पाए। अगर आदमी आउट ऑफ सेंस चला गया तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए गोली लगने के बाद आदमी से कहा जाता है प्लीज़ आंखें मत बंद करना, खोले रहो आंखें, सेंस में रहो, क्योंकि जहां आप सेंस से बाहर गए ब्रेन काम करना बंद करेगा, और अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो मेडुला ओब्लांगाटा काम करना बंद करेगा, और वो होता है यहाँ पे। अगर उसने बंद किया तो रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद हो जाएगा, और रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद हो गया तो चाहे जितना इंजेक्शन घुसेड़ लो, पंप ना होई। जब पंप हो ही ना तो जब जहर फैल चुका उसको क्रॉस कौन करेगा। इसीलिए कोरोना का वैक्सीन कहाँ लगाया जाता है, सिराओं में। तब अगर डॉक्टर उसको उठाएंगे और इंजेक्शन लगाएंगे कहाँ, सिरा में, और सिरा तो कहाँ जा रहा है, वापस लेके जा रहा है हार्ट में। हमारी दवाई तुरंत जो है सिरे में से कहाँ पहुँचेगी, हार्ट में, और हार्ट मारेगा पंप, और पूरे शरीर में ब्लड हमारा वैक्सीन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, और फॉरवर्ड होने के बाद हम बचने की उम्मीदें हमारी बच जाएंगी। इसलिए कभी भी अल्ट्रा में इंजेक्शन मत लगवाना। डॉक्टर कहाँ लगाते हैं इंजेक्शन, ठीक है। कभी बायोलॉजी पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो ऐसा बायोलॉजी पढ़ा देंगे जीवन पर्यंत, बस खाली दवाई नहीं लिख पाओगे, बाकी पूरे डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। दवाई लिखने की परमिशन नहीं मिलेगी लेकिन डॉक्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमें डॉक्टरों की नस नस मालूम है कैसे वो लोग पकड़ते हैं, क्योंकि हमको एक डॉक्टर ने पढ़ाया था, ठीक है, और वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, ठीक है। उनका बायोलॉजी पढ़ाने का स्टाइल इतना गजब का था कि भाई साहब आलू को ऐसा बना देते थे ब्रेन। मौका मिलेगा तो इस बार मैं ब्रेन बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा आलू का ब्रेन कैसे होता है। आलू, नारियल का गोला देख लो, पूरी खोपड़ी है, समझ लो पूरी खोपड़ी, सब